हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में मेरा प्रयास है कि जो स्पेक्ट्रम बुक होती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो सभी लोग पढ़ते हैं और आसान भी है कंपैरेटिवली समझना, तो इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए, आसान तो है लेकिन बहुत बड़ी है और इसके नोट्स हमें लगता है हर लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए आप इसके नोट्स कैसे बना सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स, या फिर आप कोई भी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं। तो ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, यही सही तरीका है और इस तरीके से आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी, राइट। क्योंकि कई बार हम नोट्स इतने ज़्यादा हैवी बना लेते हैं कि हमको खुद ही उनको दोबारा पढ़ने में डर लगता है कि अब उनको दोबारा कैसे देखें, क्योंकि वो बुक के बराबर मोटे बन जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से बनाएं कि हमें नोट्स अपने लिखने में ही याद हो जाएं और साथ में हमें रिवीजन भी बड़ा आसान सा लगे, ऐसा ना लगे एक बोझा ना लगे रिवीजन में, राइट। तो मैं क्या बताने वाली हूँ, चैप्टर 1 जो है आपका स्पेक्ट्रम बुक का, उसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडिया के, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ में जो अप्रोचेस हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के, उनको भी हम नहीं, यानी कि चैप्टर 1 और 2 हम स्किप कर देंगे, इनको हम नहीं देखेंगे। जो चैप्टर 2 है बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें हिस्ट्री राइटिंग के ऊपर बात की जाती है कि हिस्ट्री को कैसे लिखा जाता है, राइट। तो उसके अप्रोचेस हैं, जिस तरह के हिस्टोरियंस रहे हैं उन्होंने अपने अपने तरीके अपनाए हैं। ये हमारा जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और फिलहाल यूपीपीसीएस में ऑप्शनल हट चुका है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑप्शनल है, तो आपको चैप्टर 2 पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। तो हम किस पर जाएंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं, हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा चैप्टर 3, जिसमें बात की गई है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि जो यूरोपीय भारत आए उनके बारे में हम देखेंगे नोट्स कैसे बनाने हैं। बाकी आप लोग अपनी तरफ से बना सकते हैं, और साथ में हम सिर्फ पुर्तगालियों का ही देखेंगे, राइट। हम पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है। पोर्टुगीज़ का भारत में आने से संबंधित जो भी उसमें दिया हुआ है उसके नोट्स हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं अपने नोट्स दिखाने वाली हूँ। एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये नोट्स इंग्लिश में हैं, लेकिन जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। यहाँ पर आपको नोट मेकिंग कैसे होती है, कि आपको नोट्स बनाने कैसे चाहिए अपने प्रीलिम्स के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है समझना, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि मैंने क्या क्या लिख रखा है, आप बस ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमें किस तरह से नोट्स बनाने होते हैं, राइट। बहुत ही शॉर्ट और इस तरीके से कि हम जब दोबारा पढ़ें तो हमें चीज़ें समझ में आए। देखिए, पुर्तगाली जब भारत आए हैं, सबसे पहले पुर्तगाली ही थे जो भारत आए थे, राइट। यूरोपियंस में पुर्तगाली थे, इनके पास नेवल पावर थी, यानी कि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, तभी ये लोग समुद्र के माध्यम से भारत आ पाए थे, राइट। सबसे पहले हमने नाम बचपन से सुना है, 1498 में वास्को ड गामा भारत आए थे। लेकिन हमसे कई बार पूछा गया है किसके साथ आए थे, तो ये आए थे गुजराती अब्दुल माजिद के साथ, राइट। और कहाँ आए थे, कैलीकट में आए थे। रूलर कौन थे वहाँ के, ज़ेमोरिन थे, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो इसको पूरा एक लंबी लाइन में लिखेंगे, जिसमें पूरा सेंटेंस होगा 3-4 लाइन का, या मैक्सिमम 2 लाइन का तो हो ही जाएगा, राइट। इसको हम कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तभी कहा जाता है कि नोट्स को कभी भी पहली रीडिंग में ना बनाएं, क्योंकि पहली रीडिंग में हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और तब हमको लगता है कि हर लाइन कॉपी कर लो, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ ले जब हम, तब हम दोबारा नोट्स बनाने का जब प्रयास करेंगे तो हम कहानी जो उसके पीछे की है वो पूरी जानते होंगे और इस तरीके से अपने नोट्स में लिख सकते हैं, राइट। ब्रैकेट में जैसे यहाँ पर लिख दिया है कि इन्होंने वापस जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था, राइट। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ब्रैकेट में या थोड़ी थोड़ी लाइंस लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ लिखना ही नहीं है, कि आप 4 महीने बाद जब अपने नोट्स रिवाइज करें तब आपको कुछ याद ही ना आए, इतना शॉर्ट कर दिया। आपको अपनी समझदारी के हिसाब से इस तरह से लिखना है कि वो नोट्स आपको हमेशा लर्न करने में आसान रहे, रिवाइज करने में आसान रहे, और साथ में जितनी भी मोटी मोटी बातें हैं उस सेंटेंसेस में आप बस वही लिखें, बाकी आप सिर्फ पॉइंट्स में नोट्स बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या हो गया, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, वास्को ड गामा के बाद ये आए। इन्होंने कैलीकट में 1500 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी। कुछ अरब मर्चेंट की शिप्स को इन्होंने हथिया लिया था, सीज कर लिया था।
इन्होंने कोचीन और कन्नानौर के जो रूलर्स थे उनके साथ संधियां की अर्थात ट्रीटीज की। तो इनके संबंध में ये दो सब पॉइंट्स थे जो हमने ऐसे कर कर लिख दिए, राइट। आगे देखते हैं, आगे हम बढ़े तो हमने फिर लिखा कि 1501 का समय आया, फिर से वास्को ड गामा आए, इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री अब बनाई कन्नानौर में, समझ गए। फिर 1505 का समय आया, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आए और ये पहले गवर्नर बने, 3 साल का इनका टर्म था। अब ये गवर्नर बने थे तो इनको कंसोलिडेट करनी थी अपनी पोजीशन भारत में। पुर्तगाली जो थे अभी तक क्या थे, स्कैटर्ड वे में फैले हुए थे हर जगह, तो अब गवर्नर बन गए थे अगर ये भारत में पुर्तगालियों के, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, ये कंसोलिडेट करेंगे। अब साथ में जो जेमोरिन थे वहाँ के रूलर थे, तो उनको भी ये बातें इनकी अच्छी नहीं लगेंगी, तो उनका ऑपोजिशन भी सहना पड़ेगा। उसके बाद एक इन्होंने पॉलिसी लेकर आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता है, वो भी आपने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दिया कि आप अगर बाद में पढ़ें तो आप भूल ना जाएं कि कार्टेज सिस्टम या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या, इंडियन ओशियन पे पुर्तगालियों का प्रभुत्व जमाना, राइट। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अल्बुकर्क आते हैं अल्मीडा के बाद। ये वास्तविक फाउंडर कहे गए हैं भारत में पुर्तगालियों के, और इन्होंने आईओ यानी कि इंडियन ओशियन, यहाँ पर आईओ लिख रखा है, मुझे पता है कि आईओ इंडियन ओशियन है, इस पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करने का प्रयास किया। एक परमिट सिस्टम इनके द्वारा शुरू किया गया था, साथ में इन्होंने गोवा को एक्वायर भी कर लिया था बीजापुर के सुल्तान से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके विषय में ये भी है कि इन्होंने सती को अबॉलिश किया। तो इनके संबंध में जो 4-5 पॉइंट्स थे वो हमने ऐसे कर कर लिख दिए हैं। साथ में 1510 में इन्होंने गोवा को एक्वायर किया था, वो भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नोट्स बनाने होते हैं। फिर हम देखते हैं अगले जो महत्वपूर्ण गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे नीनो डा कुना, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हेडक्वार्टर क्या कर दिया था, गोवा को बना दिया था। इनके समय पर बहादुर शाह जो गुजरात के थे, उनका हुमायूं के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की मदद की थी, लेकिन बाद में पुर्तगालियों के साथ ही इनका कुछ मतभेद हो गया और पुर्तगालियों ने ही इनको मार डाला। अर्थात नीनो दा कुन्हा जो थे, इन्होंने शिप में बुलाया, एक जहाज में बुलाया बहादुर शाह को और वहीं पर इनकी हत्या कर दी। तो ये क्वेश्चन जो भी इनसे संबंधित पूछे जा सकते हैं वो ऐसे सब पॉइंट्स कर कर आपने सब लिख लिया है, कोई चीज़ आपने छोड़ी नहीं है। और आपको अगर थोड़ी कहानी पता होगी तो आप ये सारे पॉइंट्स ऐसे लिखकर याद रख पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कुछ कि नीनो डी कुना कौन से थे, क्या थे, तो आप सिर्फ अगर ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको नहीं याद रहेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पूरा जो बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब हमारे नोट्स ऐसे बन सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस क्या थी। तो फेवरेबल कंडीशंस अगर हम देखें तो सबसे पहले हो जाता है कि जो नदर्न पार्ट था वो काफ़ी डिवाइडेड था। आपको पता है कि 1498 में आते हैं वास्को ड गामा, उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन शुरू होता है धीमे धीमे, राइट। तो इस समय पर दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, मुगल्स आए नहीं थे और दिल्ली सल्तनत का भी अंतकाल चल रहा था, वो लोग काफ़ी वीक हो चुके थे और साथ में कई सारे और रूलर्स जगह जगह पर उनका उद्भव हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन था कि गुजरात में एक स्ट्रॉन्ग रूलर था, तो उनको भी हमने एक्सेप्ट करके ब्रैकेट में लिख लिया ताकि हमको याद रहे और हम भूलें नहीं। अगला था दक्कन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहामनी किंगडम जो था। दक्कन वाला क्षेत्र कौन होता है, ये पेनिनसुलर इंडिया है और बीच वाला क्षेत्र दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। ये टूट रहा था, इनके पास नेवल शक्ति नहीं थी कोई, जबकि हमने देखा कि समुद्री शक्ति किसके पास थी, पुर्तगालियों के पास। तो बहामनी किंगडम पुर्तगालियों को फेस नहीं कर पाया, उनका सामना ही नहीं कर पाया। तभी जो ये पुर्तगाली थे इनके लिए परिस्थितियां काफ़ी अच्छी थी और ये अपना विस्तार भारत में कर पाए। ये पॉइंट्स हो गए दो। इसी तरह से आगे और जो भी पॉइंट्स थे कि चाइनीज़ जो एम्परर थे, इन्होंने अपनी नेविगेशनल रीच जो थी उसको काफ़ी सीमित कर ली थी। अपनी चाइनीज़ शिप्स भारतीय जो हिंद महासागर था वहाँ पर इतना नहीं भेजते थे। जो अरब मर्चेंट वगैरह थे जो हिंद महासागर में अभी तक अपनी पैठ बनाए हुए बैठे थे, उनके पास पुर्तगालियों के समान ना ही रिसोर्सेज थे, ना ही उनकी तरह वो लोग संगठित थे। एक और पॉइंट था कि पुर्तगाली जो अपने जहाज थे उनमें कैनन्स रखते थे, यानी कि गन रखते थे, तो बाकी जो लोग थे वो थोड़ा डरते भी थे। इसीलिए पुर्तगालियों का इंडियन ओशियन में कहीं ना कहीं अपनी पैठ जमाने में ये लोग सफल रहे थे। ये सारे पॉइंट्स हो गए। इनको पढ़ना भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ये पॉइंट्स भी आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए। इसी प्रकार अब पुर्तगाली भारत में आए तो इन्होंने कहीं कहीं अपने क्षेत्र बसाए, कहीं कहीं अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक रफ मैप बना लीजिए, ठीक है। अब आपको याद रहेगा, वरना आप नाम लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो
कैलीकट में देखिए ये जो लिखा हुआ है ये हो सकता है जगहें ऊपर नीचे हो, लेकिन मुझे थोड़ा इमेज याद करने में आसान रहेगा। यहाँ पर मुझसे नॉर्थ और साउथ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल देख लेते हैं, कैलीकट में आए सबसे पहले हमने पढ़ा था वास्को ड गामा कैलीकट ही पहुंचे थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कोचीन से हेडक्वार्टर क्या कर लिया था, गोवा कर लिया था। तो ये तीनों की जगहों के बारे में हमें पता है। उसके बाद लेकिन इन्होंने कन्नानौर, मैंगलोर इधर वाले कुछ क्षेत्रों में भी अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करी, अपना पकड़ जमाई। सेम इन्होंने इधर साइड भी किया, चेन्नई, आंध्रा, हुगली में इन्होंने 16वीं शताब्दी के अंत तक इन्होंने अपना, पुर्तगालियों ने अपना बेस बना लिया था। इस तरह से मैप से हमको पता चल गया। और यहाँ पर हमने ये भी लिख लिया कि ये लोग पहले थे जो आए थे और आखिरी थे जो लोग चले गए थे। 1961 में आपको पता है 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन गोवा और दमन दीव हमको 1961 में प्राप्त हुआ है पुर्तगालियों से, राइट। तो इस तरह से हमारे नोट्स होने चाहिए। साथ में इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देख लें तो हर चीज़ हमने कवर कर ली, हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है कि हमारे प्रीलिम्स के जो नोट्स बन रहे हैं उसमें हम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट छोड़े नहीं। पहला पॉइंट हो गया है वाइसरॉय जो थे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले वाइसरॉय थे जिनका 3 साल का कार्यकाल होता था, साथ में इनके सेक्रेटरी होते थे। बाद में इनकी जगह काउंसिल संगठित हो गया था। एक पोस्ट थी वेडोर डा फेजेंडा की, इसका संबंध था रेवेन्यू से, कार्गो से, फ्लीट्स के डिस्पैच से, राइट। वैसे ही रिलीजियस पॉलिसी आ जाती है। ये लोग जो थे मुस्लिम्स के प्रति ये लोग असहिष्णु थे, इंटॉलरेंट थे, और हिंदूज के प्रति शुरुआत में ये लोग सहिष्णु थे, लेकिन धीमे धीमे इनके प्रति भी इनकी असहिष्णुता बढ़ जाती है, राइट। तो ऐसे इन लोगों ने इनकी रिलीजियस पॉलिसी के संबंध में हमने सारे पॉइंट्स देख लिए। साथ में अगर आपने मेडिवल इंडिया पढ़ी होगी और आपको अकबर का याद होगा तो अकबर ने क्या किया था, अकबर ने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाया था। उसमें जेस्यूट, एक्विवा और एक्वावीवा और मॉन्सेरात को बुलाया था। अगर आपने नाम पढ़ा हो तो आपको उसी चीज़ को यहाँ से रिलेट कर देना है। और हिस्ट्री पढ़ने में हमें हर चीज़ पैरेलली ध्यान रखनी होती है कि अगर इस समय पर यहाँ पर कुछ हो रहा है तो इसी समय पर यहाँ पर भी कुछ हो रहा होगा, और आप कभी इधर के बारे में पढ़ रहे होंगे, कभी इधर के बारे में पढ़ रहे होंगे, और आपस में इन दोनों चीज़ों का इंटरलिंक भी होगा, राइट। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये हमने पॉइंट यहाँ पर लिख लिया। बाद में हमने एक पॉइंट और लिख लिया कि अकबर ने तीसरी बार भी इन्वाइट किया था, लाहौर में इन्वाइट किया था, तब जेरोम ज़ेवियर और पिनहीरो इन लोगों ने इनका इनविटेशन स्वीकार कर इसको अटेंड किया था। ये हमने इनके संबंध में पॉइंट्स लिख लिए शॉर्ट कर। फिर 1613 में हम देखते हैं जहांगीर आ चुके थे, और इन सारे कारणों की वजह से जहांगीर जो थे वो नाराज़ हो गए थे, और जहांगीर ने मुकर्रब खान जो सूरत के गवर्नर थे उनसे कहा था कि अब जाओ, पुर्तगालियों को हम बहुत सारे दे चुके हैं छूट, अब तुम जाओ उनसे कंपनसेशन लो जाकर, ठीक है। तो एक जहांगीर ने इनके खिलाफ एक कदम उठाया। फिर हम देखते हैं फाइनली शाहजहां के समय पर इन लोगों को जो भी लाभ मिल रहे थे वो सारे समाप्त हो जाते हैं, और इन्हीं के समय पर बंगाल के गवर्नर कासिम खां को ये पुर्तगालियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहते हैं। तो उसकी डिटेल भी हमने ब्रैकेट में थोड़ा सा बता दिया, ताकि हम जब 4 महीने बाद रिवाइज करें तो हमें थोड़ा सा लिंक रहे, स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए, तब हम चीज़ों को पढ़ पाएंगे। और हिस्ट्री को थोड़ा सा अगर आप स्टोरी की तरह समझने का प्रयास करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को, तो आपको आसानी से लर्न हो पाएगा। अदरवाइज रटने का प्रयास करेंगे तो आप सो जाएंगे और आपको कभी हिस्ट्री नहीं लर्न हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। फिर हमने देखा इनका डिक्लाइन के पीछे भी कुछ रीजंस थे कि पुर्तगालियों का क्यों डिक्लाइन हो गया। सबसे पहला तो था कि जो लोकल एडवांटेजेस इन लोगों को मिल रहे थे वो समाप्त होने लगे थे, क्योंकि नए नए पावर्स अब इमर्ज हो रहे थे, पावरफुल डायनेस्टीज आ रही थी आसपास के क्षेत्रों में भी, जैसे कि इजिप्ट और पर्शिया में भी, और साथ में नॉर्थ इंडिया में भी हम देखते हैं कि मुगल्स स्ट्रॉन्ग थे, वो इनकी बातें अब नहीं सुन रहे थे, मराठा आ चुके थे। फिर हम देखते हैं रिलीजियस पॉलिसीज़ इनकी ऐसी थी कि लोगों को डर लग रहा था कि ये लोग ऐसा ना हो सभी लोगों को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित कर दें। इनकी जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनमें भी काफ़ी सारा घालमेल देखने को मिल रहा था, डिसऑनेस्ट थी। ब्राज़ील की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो ये लोग अपनी जो कॉलोनियल एक्टिविटीज़ थी उसको वहाँ पर भी केंद्रित कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया से इनका थोड़ा सा जो इंडिया की तरफ देख रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। अगला पॉइंट इसी तरह था कि स्पेन वॉर में ये लोग उलझ गए, जिसकी वजह से भारत में ट्रेड पर इतना ध्यान नहीं दे पाए, इसको भी हमने लिख लिया। अगला पॉइंट था डच और इंग्लिश भी अब आ गए थे भारत, और ये लोग जो थे इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, ज़्यादा स्किल थे, और वहीं पर हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के साथ इनका कंपटीशन शुरू हो गया और पुर्तगाली इनसे वीक साबित हुए।
राइट। तो हमने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए, हमने पुर्तगालियों से संबंधित अगर कुछ पूछा जाएगा तो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं बुक में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। और एक पॉइंट और था कि गोवा जो था वो इनके पास अंत तक क्यों रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि गोवा की जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो गई थी विजयनगर एम्पायर के पतन के साथ ही, राइट। इसीलिए गोवा उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा था स्थान, और उसको पुर्तगाली अपने अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार में इसको अंत तक रखे रहे थे, राइट। तो अब जब आप अपने नोट्स बनाइए तो इसी तरीके से नोट्स बनाइए, और मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता भी दिए, कहानी भी साथ में, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग कोई चीज़ अगर हैंड राइटिंग या कुछ भी ना समझ पाए हो तो वो देख लें। और साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम नोट्स बनाएं तो उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं स्पेस छोड़ दें, राइट, ताकि अगर हम कहीं पर हम मॉक टेस्ट करते हैं, हम कोई टेस्ट सीरीज करते हैं, हम रैंडमली कोई दूसरी बुक पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं और उसमें हमको कोई नया पॉइंट मिलता है, तो यहीं पर हम उस पॉइंट को ऐड कर दें अपने नोट्स में, राइट। हमें 4 जगह 4 बुक्स रेफर नहीं करनी है, हमको इसी तरह से अपने नोट्स रेडी रखने हैं, और एग्ज़ाम टाइम पर सिर्फ इन्हीं नोट्स को रिवाइज कर कर हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, यदि हमारे नोट्स हमें अच्छी तरीके से लर्न हो तो, राइट। तो इसको मैं शेयर कर दूंगी। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि स्पेक्ट्रम के जो चैप्टर्स हैं उनको उनके संबंध में उनसे संबंधित कुछ सीरीज़ लेकर आऊँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये नोट मेकिंग जो प्रोसेस है वो ना समझ में आया हो तो भी बता सकते हैं, और समझ में आ गया हो तो भी बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।